देखिए, इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की ये पार्ट 8th वीडियो है, ठीक है? इसमें हम लोग जो बाकी थ्योरीज़ हमारी रह गई थी, उसको हम लोग फटाफट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आता है आपका क्रीड़ा सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं गेम थ्योरी, व्हिच इज़ प्रोपाउंडेड बाय जे. वॉन न्यूमैन एंड ओ. मॉर्गनस्टीन इन 1944। ईयर आपको याद रखने की ज़रूरत इसका बिल्कुल नहीं है, लेकिन याद रखना कि गेम थ्योरी किसने दी थी? शॉर्ट में याद रखिएगा, न्यूमैन ने और मॉर्गनस्टीन ने, ठीक है? ये जे. वॉन हटाइए और मॉर्गनस्टीन के आगे से ओ हटाइए। न्यूमैन और मॉर्गनस्टीन इन दोनों दोनों ने दी थी बस, ठीक है? इस सिद्धांत का कृषि अध्ययन के उपयोग में विभिन्न विद्वानों ने किया है। इसके अलावा किस-किसने किया है? जे.एल. पिल्लन, हेनरी लोगेंथम एंड पी.आर. गोल्ड। ये याद होते हैं तो ठीक है, नहीं याद होते हैं ब्लैक वाले पॉइंट तो कोई बात नहीं, ठीक है? कृषि मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करती है? कि आपका मौसम कैसा है? जैसे सूखा, बाढ़, सामान्य वर्षा या कृषकों के फसल उत्पादन पर स्पष्ट प्रभाव इसका हमें पड़ता है, ठीक है? तो क्या मैंने बताया आपको कि एग्रीकल्चर पे है मेनली, ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या बात कही गई है कि कृषि मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, जैसे बाढ़, सूखा, सामान्य वर्षा, जिससे कृषकों के फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? हम जानते हैं कि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये क्या डिसाइड करती हैं? ठीक है, तो क्या बात बताई जा रही है कि जैसे-जैसे जो एग्रीकल्चर डिपेंड किस पे करती है? मौसम पर, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग इस चीज़ पर हम लोग डिपेंड करते हैं कि कब हमें बुआई करनी है, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब क्या है, ये एक तरीका गेम है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अंडरलाइन पॉइंट पे देखिए, इसे क्रीड़ा सिद्धांत कहा गया है, गेम थ्योरी कहा गया है। मीन्स एक तरह का गेम है ये, कि अगर जो अच्छी रेनफॉल हुई, मतलब बाढ़ वगैरह नहीं आई, ड्रॉट नहीं हुआ, नॉर्मल रेनफॉल हुई, तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हुआ, नहीं हुई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खराब हो गया, ठीक है? अब पीआर गोल्ड का नाम आपने कहाँ पढ़ा है? देखिए लिखा है ना पीआर गोल्ड, ये कहाँ पढ़ा है? ये जस्ट अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि और कौन-कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है गेम थ्योरी में, है ना? तो पीआर गोल्ड ने आलेखीय विधि द्वारा इस विधि सिद्धांत को प्रदर्शित किया। आलेखीय विधि क्या होती है? ग्राफिकल मेथड यूज़ किया था। किसने? पीआर गोल्ड ने, ठीक है? अब देखिए, इस सिद्धांत को मतलब जो गेम थ्योरी है, ठीक है? इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए गए हैं। है ना? लिखा है ना कि ग्राफिकल मेथड किसने किया था? पीआर गोल्ड ने। लेकिन गेम थ्योरी के अंदर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आते हैं, वो किसने किए हैं? अलग-अलग साइंटिस्ट ने किए हैं और उनके अलग-अलग नाम भी हैं। देखिए, जैसे ऑप्टिमाइज़्म, पैसिविज़्म, ठीक है? ऑप्टिमाइज़्म एंड पैसिविज़्म ये ह्यूरिज का है। रिग्रेट क्रिटिसिज़्म ये सेवेज का है। कॉम्प्रोमाइज़ क्रिटिसिज़्म ये किसका है? वॉल्ड सेवेज का है, ठीक है? वॉल्ड और सेवेज का। अब आगे देखिए, इसको ट्रिक क्या है याद रखने की कि ऑप्टिमम बात कौन करते हैं? ह्यूरिज, बस। रिग्रेट किसे हुआ? सेवेज को। कॉम्प्रोमाइज़ किसने किया? वॉल्ड और सेवेज ने, ठीक है? इसको ऐसे याद रख लीजिएगा आप। क्रीड़ा सिद्धांत जोखिम की स्थिति में समस्या का एक सैद्धांतिक समाधान प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब क्या है कि जोखिम की स्थिति, जोखिम आप जानते हैं क्या होता है? हम कहते हैं ना जोखिम है इस चीज़ में। तो जोखिम की स्थिति में समस्या का एक सैद्धांतिक समाधान प्रस्तुत करता है। कैसे? कि हमें ये बताता है कि कोई भी अगर जो कैलेमिटी नेचुरल आई है, नेचुरल हैज़ार्ड हुआ है, तो एग्रीकल्चर पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है? इट मीन्स ये एक तरह का गेम है, इसमें कुछ श्योरिटी नहीं है, ठीक है? तो आप ये चीज़ जितने मैंने साइंटिस्ट बताए, इनके ज्योग्राफर्स के नाम बताए हैं, इनके सिद्धांत और किसने दिया था ये, ठीक है? और ये किस पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है? ये आप थोड़ा-सा याद रखिएगा। अब आगे चलिए, आगे आती है मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन। मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन में कौन-कौन सी हैं ऐसी जो मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशंस के अंदर आती हैं? सबसे पहला है थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम इकोनॉमिक कंडीशंस एंड लिमिट्स। देखिए, ये पूछ सकते हैं आपसे कि मॉडर्न ऑफ एग्रीकल्चर कौन सी एक है, तो ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि ऑप्टिमम इकोनॉमिक कंडीशन लिमिट्स क्या है? मॉडर्न एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी है, ठीक है? किसने दी थी? मर्केटी और लिंडनबर्ग ने, ठीक है? थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम इकोनॉमिक कंडीशन एंड लिमिट्स किसने दी थी? मर्केटी एंड लिंडनबर्ग ने, ठीक है? जो किस पर बेस्ड है? डेविड रिकार्डो का इकोनॉमिक रेंट सिद्धांत। तो याद रखना, इकोनॉमिक रेंट किसकी थ्योरी है? डेविड रिकार्डो की है। और इस पर बेस्ड क्या है आपका? थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम इकोनॉमिक कंडीशन एंड लिमिट्स किसने दी थी? मर्केटी एंड लिंडनबर्ग ने। ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा आप, ठीक है? किसने दी थी? अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, आर्थिक लगान का तात्पर्य भूमि की सीमांत उत्पादकता से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? कि सीमांत उत्पादकता क्या होती है? जितना होना था उतना तो हो गया, और सरप्लस कितना हो सकता था? मार्जिनल, ठीक है? हद हद कितनी है उसकी, किस हद तक उत्पादन और किया जा सकता था, तो उसके थ्रू भी जो हम लोग मतलब एक तरीके से गेन प्राप्त करते हैं ना, ठीक है? वो बात किसने कही थी? रिकार्डो ने। लेकिन किसके बेस पर? आर्थिक लगान के बेस पर कही थी ये बात, ठीक है?
मकार्टी एंड लिंडनबर्ग ने अपने सिद्धांत की व्याख्या दुग्ध उत्पादक कृषकों की उत्पादन लागत और भूमि लगान से की। इट मीन्स दैट द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम इकोनॉमिक कंडीशन एसोसिएटेड विद विच दूध उत्पादक जो कृषक होते हैं ना, उनकी उत्पादन लागत, क्या तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, और क्या लैंड पार्ट की जो कॉस्ट है रेंट की, ठीक है। उस हिसाब से इन्होंने क्या दी थी, ये वाली थ्योरी दी थी मैकार्टी एंड लिंडनबर्ग ने। कौन सी फसल के, कौन सी चीज के लिए, बेसिकली मिल्क के लिए, ठीक है, कि मिल्क में क्या तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है और क्या लैंड का रेंट है इस बिहाफ पर, ठीक है। कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में फिजिकल फैक्टर्स की अपेक्षा इकोनॉमिक फैक्टर अधिक परिवर्तनशील हैं। इसलिए जब किसी क्षेत्र में आर्थिक कारक की अनुकूल स्थिति होती है तो वहां उत्पादकता अधिक होती है। ऐसे क्षेत्र में अनुकूलतम आर्थिक दशाओं को क्षेत्र कहते हैं। तो ठीक है, समझे आप। ये जो थ्योरी है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुकूलतम आर्थिक दशाएं, ठीक है। और वो कैसे होंगी, जब इकोनॉमिक फैक्टर अधिक परिवर्तनशील होंगे। इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से, कि क्या तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्या रेंट है जगह का, है ना, ये इकोनॉमिक फैक्टर ही तो होते हैं। तो जैसे जैसे चेंज होंगे उस हिसाब से क्या डिसाइड होता है, जैसे जैसे ये इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट डालेंगे उससे क्या पता चलता है कि हाँ प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। फिजिकल फैक्टर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मेन कैरेक्टर किसको बताया गया है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका आउटलुक है इस पूरी थ्योरी को, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुकूलतम आर्थिक दशाओं का क्षेत्र, ठीक है। किसने दिया था, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आता है आपका पोलर और एंटीपोलर थ्योरी। पोलर एंड एंटीपोलर थ्योरी, यह सिद्धांत ग्रामीण भूमि उपयोग से संबंधित एक मॉडल है जिसका प्रतिपादन आरबी मॉन्डल ने किया था, ठीक है। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसने किया था, ठीक है। पोलर थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पर, अभी एंटीपोलर, ठीक है, दोनों की एक साथ ही कहा जा रहा है। आरबी मॉन्डल, यह नाम जरूर याद रखना कि किसने दिया था, आरबी मॉन्डल ने, ठीक है। तो पोलर थ्योरी पे आइए। इस सिद्धांत में मॉन्डल ने 5 कृषि क्षेत्र, कितने, 5 कृषि क्षेत्रों का उल्लेख किया था, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आरबी मॉडल थे पोलर थ्योरी में, इन्होंने 5 कृषि क्षेत्रों का उल्लेख किया हुआ है। मॉडल के अनुसार ग्रामीण भूमि उपयोग वहां की जलवायु, उच्चावच मृदा जनसंख्या से प्रभावित होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये वाला पॉइंट। ये आरबी मॉडल ने कितने रीजन्स बताए थे पोलर थ्योरी में, 5 रीजन्स बताए थे, ठीक है। तो फर्स्ट बेल्ट में क्या है, निम्न प्रकार के भूमि उपयोग का क्षेत्र, एग्जाम्पल पोलर एरियाज। मीन्स फर्स्ट बेल्ट में इन्होंने क्या बताया कि ऐसे एरिया जो बहुत ही निम्न प्रकार का लैंड यूज होता है, यहाँ पर लैंड यूज बहुत ना के बराबर है। जानते हैं आप, पोलर एरियाज में लैंड यूज होता ही नहीं इतना, वो पूरे बर्फ से ढके रहते हैं। सेकंड बेल्ट को क्या कहते हैं, सब पोलार कृषि क्षेत्र। सब पोलार एग्रीकल्चर रीजन कौन से होते हैं, जहां पर ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा थोड़ी अनुकूल दशाएं होती हैं, और इन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह, पशु, मछली, इन पर आप जानते हैं, रेनडियर हो गया, ठीक है। और आपका जैसे मान के चलिए, और मछली कुछ होती है ना, जैसे मतलब जो ट्राइबल लोग होते हैं वहाँ के, ठंडे इलाकों में एस्किमोज वगैरह सुने होंगे आपने, वो मछली पर शिकार करके जीते हैं, है ना। तो सेकंड बेल्ट में क्या आता है आपके, सब पोलर रीजन, जहाँ पर जो फर्स्ट बेल्ट की कंपैरिजन में कुछ हद तक एग्रीकल्चर की जा सकती है, और लोग किस पर निर्वाहित हैं, पशुओं पे और मछलियों पर, ठीक है। थर्ड बेल्ट पर आइए। थर्ड बेल्ट में क्या होता है, ये मध्यम प्रकार के भूमि उपयोग का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपकी जो फोर्थ बेल्ट है। थर्ड बेल्ट आपको पता चल गया क्या था इसमें, ठीक है। तो आपकी जो थर्ड बेल्ट थी वो मध्यम प्रकार के भूमि उपयोग का क्षेत्र दर्शाती है, जहां पर क्या होता है, विस्तृत खेती खेती की जा सकती है, ठीक है। फोर्थ बेल्ट पर आइए। अधिक भूमि उपयोग का क्षेत्र, टेम्परेट रीजन की बात हो रही है अब, जहां पर लोग प्राकृतिक खोज प्रवृत्ति के हैं, मींस नेचर को एक्सप्लोर करने के नेचर के हैं। तो फोर्थ बेल्ट में क्या होता है कि और भी अच्छी तरीके से भूमि उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कौन सा रीजन है ये टेम्परेट रीजन है। फिफ्थ बेल्ट में आते हैं सघन भूमि उपयोग का क्षेत्र, वर्ष में 3 फसलें ली जाती है। कहने का मतलब है अब और ज्यादा डेंस होने लगा, जैसे इंडिया, इंडिया में आप जानते हो ना कितनी ज्यादा अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती हैं। तो ये जो 5 बेल्ट आपने पढ़ी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें आपने देखा फर्स्ट बेल्ट को सबसे ज्यादा खराब बताया गया एक तरीके से, क्योंकि पोलर रीजन में आ रही है तो भूमि उपयोग बहुत कम है। जो फिफ्थ बेल्ट है उसको सबसे अच्छा बताया गया है, क्यों, कि यहाँ पर 3 फसलें ली जाती हैं, डेंसली एग्रीकल्चर, 3 फसलें ली जाती हैं, डेंसली एग्रीकल्चर का लैंड यूज का प्रॉपर हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड यूज प्रॉपर हो रहा है। और एग्जाम्पल में क्या है इसका, मेन फिफ्थ बेल्ट का, इंडिया, ठीक है। तो एक तरीके से अंदाजा लगा लीजिए आपकी फिफ्थ, जो फर्स्ट बेल्ट होगी वो सबसे वीक है और फिफ्थ बेल्ट सबसे अच्छी है। तो ये आरबी मॉडल ने पोलर थ्योरी दी थी, देख लो ना, पोल से लेकर के हम लोग धीरे धीरे कहाँ आ गए, नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो ये आपकी पोलर थ्योरी थी। एंटीपोलर थ्योरी पे आइए। एंटीपोलर थ्योरी क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार गांव और उसके आसपास की दशाएं एंटीपोलर प्रकृति की होती हैं, जिसके अनुसार भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्व, मॉन्डल ने 8 तत्व बताए थे। ये 8 तत्व आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये लिखे हुए हैं बस खाली यहाँ पर, ठीक है।
भूमि उपयोग में यह परिवर्तन कोसेंट्रिक रिंग्स के रूप में होता है अथवा मंडल का यह प्रतिध्रुवीय विचार वॉन थ्यूनेन के केंद्र विचार से मेल खाता है। ग्रामीण भूमि उपयोग में भूमि की गहनता केंद्र से बाहर की ओर कम हो जाती है। देखिए, ग्रामीण भूमि उपयोग में भूमि की गहनता केंद्र से बाहर की ओर कम हो जाती है। हम जानते हैं क्यों इसलिए कम हो जाती है, क्योंकि केंद्र में तो गांव की जो मेन मेन एक्टिविटीज है वही होती हैं, जैसे डेयरी का काम, खेती। लेकिन जैसे ही आप गांव से थोड़ा सा दूर बढ़ते जाएंगे, तो ये जो डेयरी केंद्र में थी, ये जो केंद्र में कृषि उत्पादन था, ये क्या होता है, थोड़ा सा कम होता चला जाता है। इसलिए लिखा है कि भूमि की गहनता केंद्र से बाहर की ओर कम होती जाती है। कहाँ पर? ग्रामीण भूमि उपयोग की बात करें तो मंडल का यह प्रतिध्रुवीय विचार बिहार के सहारन जिले के भलुआ भूमि उपयोग पर आधारित है। ठीक है, तो ये नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे कि ग्रामीण भूमि उपयोग में भूमि की गहनता केंद्र से बाहर की ओर कम होती जाती है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एंटी पोलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका ये पोलर थ्योरी है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 बेल्ट बताई हुई है, पांचों बेल्ट की विशेषताएं बताई हुई है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये है आपका पोलर और एंटी पोलर थ्योरी। तो अब आपका जितना भी मतलब थ्योरीज का काम था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें बाकी और पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं, तो बस इसमें एक बार रिवाइज कीजिएगा। गेम थ्योरी, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, आपका पोलर और एंटी पोलर थ्योरी। ठीक है, पोलर थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। तो अब आपका ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कोशिश ये कीजिए कि अपना जो क्रॉप कॉम्बिनेशन से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था आपको पढ़ाना, क्रॉप कॉम्बिनेशन से लेकर के लास्ट तक पोलर एंटी पोलर थ्योरी तक, आप जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्रॉप कॉम्बिनेशन से, ठीक है, और एंड कहाँ पर हुआ है इसका, पोलर और एंटी पोलर थ्योरी पे। तो आप ये पूरा बीच का जितना भी था उसको बार बार रिवाइज करें। कोई डाउट आता है तो दोबारा उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में, ताकि उसको जल्दी से मैं वर्बली ऐसे ही बता दूं बिना वीडियो की हेल्प से, या वैसे ही थोड़ा सा कोशिश करूंगा किसी और मोड से बता सकूं। तो आप कोशिश कीजिए इसको कंप्लीट अच्छे से रिवाइज कीजिए। सो अब आपका ये मैक्सिमम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का मोर देन 90% या 80% आपको काम हो चुका है। 20% को मिसलेनियस छोटा मोटा कुछ रह गया हो तो मैं आपको वैसे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसे कीजिए और अपना इसे जो रेगुलर मोड में आप इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ओके, कीजिएगा इसको। थैंक यू।